गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे वो चालक की सतह पर बल पढ़ेंगे। ठीक है, किसी चालक की सतह पर बल बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो हमें चालक की सतह पर बल निकालना, तो सबसे पहले मैंने एक चालक बना दिया। ठीक है, इसमें ये नहीं बोला कि गोलीय चालक के सतह पर बल, बेलनाकार चालक की सतह पर बल, ऐसा कुछ नहीं बोला। ओनली उसने क्या बोला, चालक की सतह पर बल। तो मैंने क्या बना लिया अपनी तरफ से, एक छोटा सा क्या बना लिया, चालक बना लिया। चालक दिखाने के लिए मैंने इसके पृष्ठ पर क्या कर दिया, आवेश को वितरित कर दिया। मान लेते हैं कि इसके जो पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा है। मान लेते हैं सिग्मा है। ठीक है, और चार्ज कितना है, क्यू है। उसके बाद जैसा कि माना चालक की सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, हम चालक के बाहर एवं ठीक अंदर चालक के सापेक्ष दो बिंदु P1 और P2 पर विचार करते हैं। ठीक है, मतलब हमें चालक की सतह पर बल चाहिए। सीधी सी बात, तो मेरी ये सुन लिए, हमें क्या चाहिए, चालक की सतह पर बल चाहिए। ठीक है, बल का अपना जो इस चैप्टर के लिए फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू ही होता है। क्या होता है, क्यू ही होता है। तो जब हम बल तो तभी निकाल पाएंगे जब हमें विद्युत क्षेत्र ई का मान पता होगा, तभी तो निकाल पाएंगे मैं विद्युत क्षेत्र का मान। तो सबसे पहले बल को निकालने से पहले हम यहाँ पर इस चालक के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मैं इस चालक के बाहर और अंदर दो बिंदु मान कर चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी भी आप लोगों को पता है, कभी भी हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल निकालते हैं तो एक पॉइंट मानते हैं P1। मैंने यहाँ पर दो माने हैं, तो P1 एक का नाम दे दिया, एक का नाम दे दिया P2। ठीक है, ई का मान निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद चालक को मैंने P1 P2 दे दिया। उसके बाद जो चालक हमने माना है इसको मैं दो भागों में बांट देता हूँ, एक अल्पांश भाग ए बी, एक अल्पांश भाग ए बी, और जिस पर आवेश है DQ। ठीक है, और जो इसका बचा हुआ भाग है ए सी बी, इसको अलग बांट दे दिया, जिस पर आवेश इसके, जिस पर टोटल में घटा देंगे, निकल जाएगा जितना भी होगा। ठीक है, हमें उसको आवश्यकता नहीं, इसलिए हम इसको निकालेंगे नहीं। ठीक है, मतलब दो भाग बांट दिए इसके, एक तो ए बी और एक ए सी बी। ठीक है, एक तो अल्पांश ए बी जिसका क्षेत्रफल ds है, और चालक का दूसरा बचा हुआ भाग क्या है, ए सी बी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट P1 माना था। ठीक है, इस P1 पॉइंट पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा और इस बचे हुए भाग के कारण विद्युत क्षेत्र लगेगा। मतलब कि ए बी अल्पांश के कारण बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र लगेगा, और ए सी बी अल्पांश जो बचा हुआ भाग उसके कारण भी क्या लगेगा, इस पर विद्युत क्षेत्र लगेगा। तो उससे पहले हम मान लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि माना कि ए बी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E2 लगता है तथा ए सी बी भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E1 लगता है। ठीक है, मतलब कि जो ए बी अल्पांश है उसके कारण E2 लगेगा, ये ए बी अल्पांश है उसके कारण इस पर E2 लगेगा। नाम दे दिया मैंने, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र लेंगे, दोनों को अलग अलग नाम देना पड़ेगा ताकि हम पता कर सकें कि भाई किसके कारण कौन सा लग रहा है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग नाम दे दिया। तो ये वाला भाग है, अल्पांश भाग है, जो कि E2 विद्युत क्षेत्र लगाया था, ये इस बिंदु पर क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र लगाया। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आगे की तरफ होगी, आगे की तरफ होगी। देखिए ये कर दिया E2। ऐसे ही जो इसका बचा हुआ भाग है ए सी बी, वो भी क्या लगाएगा, इस बिंदु पर क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा। उसकी दिशा भी क्यों रहेगी इधर, क्योंकि भाई ये भी पॉजिटिव, और यहाँ पर जो हम P पॉइंट पर अपन जो टेस्ट चार्ज रखते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं Q0, वो भी तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो वही पॉजिटिव क्या होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा नहीं करेगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण जिधर हो रहा है उधर ही क्या होगा, आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इसलिए इस अल्पांश और जो बचा हुआ भाग है, इन दोनों के कारण क्या करेगा, ये क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण करेगा तो ये से दूर जाएगा, दूर जाएगा तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये बात हो गई Q1 पर। अब ऐसे ही हमने जो बिंदु P1 माना है, सॉरी P2 माना है, उस पर भी क्या लगेंगे, विद्युत क्षेत्र लगेंगे। देखिए कैसे लगेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ ए बी अल्पांश के कारण। ए बी अल्पांश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र माना था मैंने, ए बी अल्पांश के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र माना था E2। तो ए बी अल्पांश के कारण इसमें जो विद्युत क्षेत्र E2 लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। देखिए ये लग रहा, इधर क्यों लगा है, क्योंकि भाई ये क्या है, पॉजिटिव, इस पर Q0 चार्ज है, इस पर क्या पॉजिटिव Q0 चार्ज, बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है। ये वाला चार्ज DQ चार्ज उसको क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो क्या होगा, इसको रिपल करेगा, मतलब कि ए बी अल्पांश का जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा, इधर लगेगा। क्योंकि भाई ये इसके कंपेयर में ये क्या है, स्मॉल है, स्मॉल है, तो रिपल करेगा तो इधर आएगा, इधर लगेगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स इधर होगा, उधर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो इसका बचा हुआ भाग था ए सी बी, वो भी क्या करेगा, इस पर
विद्युत क्षेत्र होगा। अब देखिए इधर है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इस पर ये क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा, ये वाला भाग। भाई विद्युत क्षेत्र लगाएगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिपल करेगा। तो भाई इसको इधर इधर इसका पार्ट, ये मान लो कि एक बड़ा चार्ज यहाँ, एक छोटा चार्ज यहाँ, तो इसको ये रिपल इधर इस डायरेक्शन में तो करेगा रिपल। ऐसे ये बड़ा वाला चार्ज इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, मतलब ये इस पोजीशन यहाँ पर है, तो इधर ही तो करेगा। इधर इधर इसको प्रतिकर्षण कर रहा है, तो प्रतिकर्षण जहाँ लग रहा है वहीं पर क्या होगा, जहाँ बल लगता है उसी डायरेक्शन में तो विद्युत क्षेत्र होता है। तो भाई इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था, E1 था। तो ये इसके कारण इधर जा रहा है तो क्या लगेगा, E1 इधर हो गया। इस पॉइंट पर दोनों क्या है, अपोजिट है, और इस पॉइंट पर दोनों क्या है, एक ही दिशा में, ठीक है। तो देखिए, तो हमने क्या देखते हैं कि अतः बिंदु P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र, इस वाले पर हमें क्या निकालना है, कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मैंने आपको बता रहा है किसी पॉइंट पर यदि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, यदि उस पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र लग रहे हैं और दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। यदि किसी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है और उस पॉइंट पर जो आपके जो दो विद्युत क्षेत्र है उनकी दिशा अलग अलग है, इस तरह से अलग अलग है, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ज़्यादा वाले में से कम वाले को, ठीक है। ठीक ऐसे मैंने यहाँ पर क्या है कि P बिंदु पर क्या लगा, दो विद्युत क्षेत्र लग रहे थे, E1 और E2 दोनों ही क्या थे, एक दिशा में थे, तो मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इक्वेशन नंबर 2 दोनों समान दिशा में है। इसी तरह से मैंने क्या करा है, जो P2 पर कुल विद्युत क्षेत्र, P2 पर भी कुल विद्युत क्षेत्र, इस पर भी कुल विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। अब मैंने कहा था दोनों अपोजिट दिशा में होते हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है ना, दोनों की दिशा अलग होने के कारण P2 पॉइंट था उस पर क्या करेंगे, हम घटा देंगे, मतलब ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम कैंसिल कर देंगे। पर अब ज़्यादा वाला कौन सा और कम वाला कौन सा है, E2 ज़्यादा है या E1 ज़्यादा है। तो हम ये देखेंगे कि E2 कौन से पार्ट के कारण लग रहा था, इस स्मॉल पार्ट के कारण लग रहा था जिस पर DQ चार्ज था, और E1 किसके कारण लग रहा था, बचे हुए भाग के कारण लग रहा था। तो और जिस पर आवेश ज़्यादा उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज़्यादा लगेगा। भाई इस पार्ट पर आवेश ज़्यादा है इसके कंपेयर में, तो जो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र लग रहा था वही ज़्यादा होगा। और ACB भाग के कारण कौन सा विद्युत क्षेत्र माना था मैंने, ACB भाग के कारण मैंने माना था, ACB भाग के कारण मैंने माना था विद्युत क्षेत्र E1। तो E1 ज़्यादा होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो E1 होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा E2 से। तो मैंने ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया, दोनों विपरीत दिशा में इसलिए, ठीक है। उसके बाद ये कारण यहाँ तक क्लियर होगा सबको, समीकरण 1 व 2, ठीक है। अब हम जानते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र भी होता है, 0 होता है। चालक के अंदर इस केस में हमने क्या माना है, इस केस में हमने चालक के अंदर P2 पॉइंट माना है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि P2 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद हम ये भी ज्ञात करके आ चुके हैं कि चालक के जो बाहर विद्युत क्षेत्रों की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, ये होती है E ये होती है E सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हमने बाहर कौन सा पॉइंट माना है, P1 पॉइंट माना है। बाहर हमने कौन सा पॉइंट माना, P1 पॉइंट माना है। तो बाहर क्या हो जाएगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, EP1 बराबर हम इसको मान सकते क्योंकि चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी होती है, इतनी होती है। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हम पहले से मेजर करके कर चुके हैं और ये दो इक्वेशन बनी थी, ये डायग्राम से बनी थी, इस वाला डायग्राम, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, चारों इक्वेशन हम क्या देखते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 इन दोनों में जो क्या है, इनका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पक्ष है, ये वाला पक्ष क्या बराबर, तो ये वाला पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो समीकरण 3 और 2 है इसके भी क्या, ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष क्या है, तो ये वाला पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैं समीकरण 2 व 3 को ले रहा हूँ पहले। समीकरण 2 व 3 से ये पक्ष है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 बराबर E1 माइनस E2 लिख सकता हूँ। समीकरण 2 व 3 से 0 बराबर E1 माइनस E2 लिख सकता हूँ। इससे क्या हो सकता है, E1 इक्वल टू E2 हो जाता है, समीकरण नंबर 5, ठीक है। उसके बाद मैं 2 और 3 ले ली। अब उसके बाद मैं ले रहा हूँ समीकरण 1 व 4। समीकरण 1 व 4 में ये वाला पार्ट बराबर, ये वाला पार्ट बराबर, तो ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट कर सकता हूँ। तो यही किया है मैंने, ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्रूव कर दिया E1 बराबर E2 है, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ E2 प्लस E2 कर सकता हूँ, क्योंकि इक्वेशन ये आई थी जब दोनों को मैंने बराबर किया था, वो आई थी E1 प्लस E2। तो अब ये हम पहले से प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, इस तरह से 2, ठीक है। तो E2 कर सकता हूँ, तो 2E2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 कर सकते हैं। ये E2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या आ गया, अपना विद्युत क्षेत्र आ गया, किसके कारण, E2, जो कि क्या था, अपना अल्पांश के कारण था। कभी भी आपको पता है हम जब किसी भी चीज़ का मेजर करते हैं, विद्युत बल विद्युत क्षेत्र का मेजर करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अल्पांश पर बात करते हैं। क्या करते हैं, एक अल्पांश पर बात करते हैं। ये कर लिया अल्पांश पर बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अल्पांश ए भी माना है, और ए बी अल्पांश कारण कौन सा विद्युत क्षेत्र बन रहा था, यहाँ पर E2 बन रहा था, E2 तो बन रहा था। तो ये आ गया E2 किस अल्पांश कारण, ये ए बी अल्पांश के कारण है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बल। बल क्या होता है भाई, E क्यों होता है,
ई क्यू होता है, एक अल्पांश के कारण कर रहे हैं तो भाई अल्पांश कर दिया, अल्पांश कारण बल निकाला तो यहाँ पर क्या होगा, अल्पांश आवेश होगा। ठीक है, तो अल्पांश आवेश होगा। ठीक है, इस अल्पांश आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना था, अल्पांश आवेश डी क्यू था, और इस अल्पांश आवेश पर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा था, भाई ई टू तो लग रहा था, ई टू तो माना, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, ई टू कर दूंगा। तो यही लिखा है मैंने कि ए बी अल्पांश पर कुल आवेश डी क्यू है, मान पता ही आपको, अतः डी क्यू अल्पांश पर बल। ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है बल का, तो एफ इजिकल टू क्यू ही होता है, क्या होता है, क्यू ई होता है। ठीक है, बट यहाँ पर हमें क्या निकालना है, डी क्यू अल्पांश पर निकाल, डी क्यू चार्ज पर निकालना है तो डी क्यू लिख दिया, डी क्यू चार्ज पर कौन सा विद्युत क्षेत्र लग रहा था, ई टू लग रहा तो ई टू कर दिया। हमें बल चाहिए डी क्यू, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा डी क्यू। ठीक, डी क्यू आवेश पर भाई डी क्यू ही बल लगेगा, एक अल्पांश पर अल्पांश ही बल लगता है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको बना दिया, डी एफ इजिकल टू ई टू डी क्यू। ठीक है, ई टू की वैल्यू मैंने समीकरण 6 से इधर लग दी। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी एस होता है परिभाषा से। ठीक है, इसे मैंने डी क्यू की वैल्यू इस डी यहाँ पर रख दी, ये रख दी, ये देखिए एच टी यहाँ पर ये रख दी। उसके बाद डी एफ इजिकल टू ये मैंने थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा स्क्वायर, और डी एस का डी एस कर दिया, इनटू में एप्सिलॉन 0 को मैंने ऊपर गुना कर दिया, एप्सिलॉन 0 को मैंने नीचे गुना कर दिया। ठीक है, ठीक है, गुना करने से हम क्या देखते हैं कि 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है ई स्क्वायर, ई स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि जब हम इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाता है एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर, एप्सिलॉन नीचे और एप्सिलॉन नीचे, तो एप्सिलॉन नीचे ई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन बन जाएगी, ये वाली कंडीशन में ई स्क्वायर बराबर ये लिख दिया सीधा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट, और यहाँ पर क्या है डी एस का डी एस बचा, समझ गए, ये वाला और ये वाला स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर बन के क्या बन गया, ई स्क्वायर बन गया, ये जी टी उतार दिया, डी एस का डी एस उतार दिया, समीकरण नंबर 7। ठीक है, समीकरण 7 अपने जो चालक में अल्पांश माना था, अब समीकरण जो 7 है उस चालक में जो अल्पांश है इस पर बल को प्रदर्शित कर रहा है, ओनली इस अल्पांश पर बल को प्रदर्शित कर रहा है। हमें क्या चाहिए, इस पूरी चालक की सतह पर बल चाहिए था, तो हम क्या करते हैं इस अल्पांश का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। संपूर्ण पृष्ठ के कारण बल क्या होगा, समाकलन करने पर होगा। समीकरण 7 का क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समीकरण 7 का जब मैंने समाकलन किया, डी एफ का क्या होता है, एफ होता है, और 1 अपॉन का ये मैंने जी टी उतार दी, ये हमें क्या निकालना है, इस सतह पर बल भी दाब भी निकालना है। ठीक है, दाब भी इक्वल टू क्या होता है, डी एफ ओ डी एस होता है। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला दाब, सॉरी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है। ठीक है, तो इकाई क्षेत्र पर अपने समीकरण 7 से अपन क्या कर सकते हैं, 7 से अपन डी एस को इस डी एफ के नीचे लिख सकता हूँ, तो मैंने डी एफ कर दिया, और डी एफ अपॉन डी एस क्या हो जाता है, पी हो जाता है, पी इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। ये क्या होता है, आपका दाब होता है, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत दाब कहते हैं। किस पर, सतह पर, चालक की सतह पर विद्युत दाब बोलते हैं। थैंक यू।